कहानी की शुरुआत हांगकांग के एक बिजी पोर्ट से होती है, जहां पर एक क्रेन्स कंटेनर्स को ऊपर लोड कर रही थी और यहां से कंटेनर्स टाइट सिक्योरिटी के साथ अलग अलग जगह पर भेजे जा रहे थे। इन्हीं कंटेनर्स में से एक के अंदर पैसों के ढेर के साथ इवान मार्क के नाम का एक आदमी भी था और फिर कुछ सिक्योरिटी चेक के साथ वो कंटेनर से बाहर आ गया। असल में कंटेनर स्पेन से हांगकांग में मिलियंस ऑफ डॉलर के साथ भेजा गया था और नोटों की गिनती होने के बाद इवान को कुछ कमीशन मिलने वाला था, जो लगभग 80 करोड़ के आसपास होगा। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ साल पहले इवान एक बड़े होटल के सामने था, जब इवान अपने पिता को अपना हीरो मानता था और वो उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता जब वो अपने पिता के साथ एक शादी के लिए बैंक्वेट हॉल खोलने के लिए लोन लेने गया था। उनका बिजनेस शुरुआत में तो काफी अच्छा चला और उनका परिवार काफी नोट छाप रहा था, लेकिन फिर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से उसके पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और तब उसने ठान लिया कि वो कभी भी गरीबी में नहीं जिएगा। उसके बाद इवान के पिता अक्सर टीवी के सामने शिकायत करते रहते थे और इसकी वजह से इवान उनसे चिढ़ने लगा। उसका कहना था कि कुछ करना धरना तो है नहीं, बस सारा दिन टीवी के सामने बैठकर सरकार को गाली देनी है। और इसी दौरान इवान वैली का काम करने लगा। वो हमेशा किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता था। वो अपने पिता से बिल्कुल उल्टा सिस्टम से चिपक कर रहने में विश्वास नहीं रखता था। और एक दिन इवान ने अपने दोस्तों के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, जिसमें वो एक बेकार से फ्लैट को खरीद के बढ़िया बनाकर बेचने वाला था। लेकिन उसके दोस्तों को इस आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी और साथ ही उनके पास लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे। और फिर इवान ने बोला तो क्या हुआ, बैंक से लोन ले लेंगे। और उसकी बात सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लग गए। अपने वैली की नौकरी पर इवान और उसके दोस्त ने मिस्टर लेलिमर को देखा, जो कि उस टाइम पे एक मंत्री था और बहुत ज्यादा नशे में था। वो नीचे गिर गया और इवान ने उसे उठाया और घर पर छोड़ने के लिए ऑफर किया। फिर वो आदमी तुरंत ही तैयार हो गया। इवान उस आदमी के ब्रीफ केस को खोलने के लिए तैयार था और खुशकिस्मती से उसे इस चीज के लिए काफी टाइम भी मिला। जब उसने इस ब्रीफ केस को खोला, वो उस ब्रीफ केस के अंदर पैसों को ढेर देख के हैरान हो गया। तब उसने तुरंत ही कुछ नोट निकाल लिए और थोड़ी देर बाद जब वो लोग उसके घर पहुंचे, तब इवान सीधा उस औरत से मिला जिसके लिए वो पॉलिटिशियन काम करता था। और इवान का मानना था कि वो उस नशेड़ी से बेहतर काम कर सकता है और उसे फर्क नहीं पड़ता चाहे उसका बिजनेस जो मर्जी हो। और उसने ये भी बताया कि पॉलिटिशियन पीठ पीछे उनसे चोरी भी कर रहा था। पैसे तो इवान ने निकाल ही ली थे, तो उसकी बात सच निकली। और साथ ही मैरी को इवान का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा और फिर मैरी ने इवान को 10,000 यूरोज डिलीवरी के लिए ऑफर किए और इवान इसे खुशी खुशी पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन इवान ने फ्रांसिस्को नाम के एक आदमी को घोड़ा डिलीवर किया, जिसने अपनी बेटी लिटिसिया के बर्थडे के लिए उसे खरीदा था। और सवाल करने पर इवान ने उसे बताया कि उसकी पहली डिलीवरी है। कुछ बातचीत के बाद पता चला कि फ्रांसिस्को और इवान दोनों एक ही शहर से हैं। फिर से फ्रांसिस्को की स्टोरी पता चली कि कैसे वो एक मामूली सी फोटोस्टेट शॉप में काम करता था। फिर उसने धीरे धीरे कुछ बड़े लोगों से हाथ मिलाकर अपनी कामयाबी का रास्ता तय किया और आज वो यहाँ तक पहुंच गया है। फिर इवान को मैरी के लिए इसके बाद फ्रांसिस्को ने उसे पैसे दिए जो उसे मैरी को डिलीवर करने थे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में इवान को पुलिस ने रोक लिया और बस कुछ सेकंड में पुलिस को पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस भी मिल गया। और अपने आप को बचाने के लिए इवान ने झूठ बोल दिया कि अभी अभी मैं घर बेच के आ रहा हूँ और ये पैसा मुझे उससे मिला। पुलिस वालों ने उसके इस झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ लिया और बड़े जोर से उन्होंने उसका सर गाड़ी में दे मारा। फिर अपने आप को मुसीबत में देख के इवान ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा कि मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ, बताओ अभी उसे फोन करूँ क्या, उसे फोन मिलाऊं। और उसके बाद पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। असल में पुलिस वाले मैरी के लिए ही काम करते थे और ये सब उसकी प्लानिंग थी ताकि वो इवान की वफादारी को परख सके। और डिलीवरी हो जाने के बाद इवान को उसके पैसों के साथ साथ बोनस भी मिला ताकि वो कुछ नए कपड़े खरीद ले। समय धीरे धीरे बीतता रहा और अब मैरी और इवान एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। फिर थोड़े दिन बाद इवान की मुलाकात फ्रांसिस्को से हुई, जो कि एक बहुत बड़े डायमंड स्मगलर का बेटा था। साथ ही उनके फॉरेन करेंसी और ट्रैफिकिंग का भी बिजनेस था। उस दिन इवान का काम एक बेल्जियम कोरियर का था। इवान अपनी कोरियर की नौकरी से बहुत खुश था, क्योंकि वो बढ़िया पैसे कमा रहा था और साथ ही महंगी गाड़ी चलाता था। तभी फ्रांसिस्को लोग लोको पाको के नाम से जानते थे, जो बहुत ही अमीर क्लाइंट के पैसों को साफ करने का काम करता था और उसमें फ्रांसिस और मैरी उसकी मदद करते थे। वो इवान को कैश से भरे हुए ब्रीफकेस देता था जो उसे बेल्जियम पहुंचाने होते थे। एक दिन इवान लेटिशिया से बात कर रहा था और तभी उसे पाको ने देख लिया। पाको उस बात से खुश नहीं हुआ और इवान को लेटिशिया से दूर रहने को कहा। कुछ दिन बाद इवान मैरी से एक रेस्टोरेंट में मिला, जहाँ पे उसने बताया कि बेल्जियम में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए उन्होंने दूसरे शहर जेनेवा में एक नया पार्टनर ढूंढ लिया है। और तभी उन दोनों की नजर एक अजीब से कपल पर पड़ी। तभी इवान उसे देखकर कहने लगा कि इस फुद्दू ने कैसे पटा ली लड़की। फिर मैरी ने कहा कि इसके ब्रीफ केस में जो है ना, उससे सब कुछ हो सकता है। और इवान अभी भी मैरी के साथ बिजनेस करना चाहता था, क्योंकि अभी वो इस पूरे खेल के बारे में और सीखना चाहता है। और इसके बाद वो लोग बिल्डिंग में पहुंचे, जहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर स्टूल से हुई। वो भी मैरी का एक बिजनेस पार्टनर था, जिसने काले पैसों को साफ करने का बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ था और वो भी इसके लिए 3 परी कमीशन लेता था। कुछ देर बाद इवान ने अपनी माँ से बात करते हुए उसी आदमी को टीवी पर देखा, जिसकी वो सुंदर सी गर्लफ्रेंड थी। और टीवी पर उसने उसकी पत्नी को भी देखा, जहाँ पर वो समझ गया कि इस आदमी का अफेयर चल रहा है। फिर इवान शांति से उसके वापस आने का इंतजार करता है, ताकि वो उसके कमरे में कैमरा इंस्टॉल करके उसे ब्लैकमेल कर सके। उस आदमी का नाम लुइस था और इवान ने उसके कमरे में घुसने के लिए होटल
के एक स्टाफ को पैसे भी दिए, लेकिन बदकिस्मती से होटल के एक सिक्योरिटी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पर असल में वो आदमी भी ऐसा ही था, उसे इवान के पैसों का बस कुछ हिस्सा चाहिए था। जिसके बाद उस आदमी ने खुद कैमरा स्टॉल किया। उसके बाद जो वीडियो एविडेंस उन्हें मिला वो लुई को ब्लैकमेल करने के लिए काफी था। फिर इवान को भरोसा हो गया कि यानी उसका बहुत बढ़िया पार्टनर बन सकता है, क्योंकि ताकतवर होने के साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत तेज था। और काम खत्म होने के बाद उन दोनों ने रात को मस्त पार्टी करते हुए रात बिताई। कुछ टाइम बाद इवान ने मैरी से मिलकर बताया कि काफी समय से उसकी माँ उससे मिलने के लिए जिद कर रही है। फिर मैरी ने उसे बोला कि कोई बात नहीं, जितने दिन की छुट्टी चाहिए ले लो, क्योंकि उसके मुताबिक परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ ही उसने इवान को एक घड़ी भी तोहफे में दी, क्योंकि उसका मानना था कि एक इंसान की घड़ी और जूते उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। उन्होंने उसे फुटेज दिखाकर कहा कि या तो पुलिस से बात करके अपनी इमेज खराब कर ले या फिर हमारे साथ मिलकर काम कर ले। वो जेनेवा से स्विट्जरलैंड तक पैसा ले जाना चाहते थे और साथ ही वो लुई के शहर में भी एक ब्रांच खोलना चाहते थे, और उसके लिए उन्हें लुइस की जरूरत तो थी ही। शुरुआत में तो लुइस थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन मजबूरन उसे उनकी सारी शर्तें माननी पड़ी और लुइस की इनसे डील हुई कि वीडियो डिलीट करने के बदले में वो उन्हें सारे मेन बंदों से मिलवाएगा। और इवान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस की एक स्पेशल यूनिट इस पार्टी पर नजर रखे हुई है, और यहीं से हेड इंस्पेक्टर रॉय को इवान के बारे में पहली बार पता चला। जल्दी लुइस के सपोर्ट और बैकिंग के साथ इवान बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा और उनका बिजनेस कैसे काम करता है ये समझता चला गया। और साथ ही लुई ने इवान को अपना खास बताते हुए उन लोगों में उसका भरोसा भी बनवा दिया। इसके बाद इवान मैरी से मिला और उसे अपने नए बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन मैरी को सिर्फ एक बात की चिंता थी कि फ्रांसिस को उसकी इस हरकत की वजह से खुश नहीं होगा। उसे नहीं अच्छा लगेगा कि दो नए लड़के उसके क्लाइंट छीन रहे हैं, क्योंकि इवान और यानी उनका काला पैसा साफ नहीं करेंगे तो फ्रांसिस को करता। लेकिन इवान का मानना था कि इस धंधे में काफी पैसा है, और साथ ही उसने वादा किया कि वो फ्रांसिस्को के क्लाइंट नहीं खींचेगा। रात साथ बिताने के बाद इवान मैरी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन मैरी ने कहा कि वो क्रिसमस अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहती है। जब इवान अपने परिवार से मिलने मैड्रिड आया तो वो बहुत सारे तोहफे लेके आया था उनके लिए, लेकिन उसके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो उसके काम के बारे में नहीं जानते थे। फिर वो इवान से उसके काम के बारे में पूछने लगे। तभी इवान ने उनसे कह दिया कि कुछ बड़े लोगों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ मैं। लेकिन उनकी ये बातचीत जल्दी बहस में बदल गई, और अपने पिता से लड़ाई करने के बाद इवान अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया, और अब वो पुराने फ्लैट्स को खरीद कर नया बनाकर बेचने का ही काम कर रहे थे। कुल मिलाकर उन्होंने इवान का ही बिजनेस आइडिया चुरा लिया था, और जैसा कि इवान ने उन्हें सालों पहले करने के लिए कहा था। समय बीतता गया और इवान का बिजनेस बढ़ता गया, और ऐसी मीटिंग के दौरान उनकी मुलाकात फ्रांसिस्को और लेटिसिया से हुई। फ्रांसिस्को उससे नाराज था कि इवान मेरे क्लाइंट को अपनी तरफ खींच रहा है, और उसने इस बारे में इवान को चेतावनी भी दी, लेकिन उसके बाद भी इवान नहीं माना। तो फ्रांसिस्को ने अपने कुछ आदमी को उन दोनों के पीछे लगा दिया। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि उसके इलाके में उन्हें बिजनेस करने का कोई हक नहीं है। और इस हादसे के बाद इवान ने भागने के बजाय फ्रांसिस्को का सामना करने का फैसला किया, और उसने उसे यकीन दिलाया कि वो फ्रांसिस्को के क्लाइंट को नहीं छेड़ेगा। और साथ ही उसने उसे कहा कि सर देखो, मैं आपके एरिया में काम कर रहा हूँ ना, तो आप मुझसे प्रॉफिट का 30% ले लो। और उसकी ये बातें सुनकर फ्रांसिस्को बहुत ज्यादा खुश हो गया, और इस दौरान इवान ने बहुत पैसे कमाए, और इसी के चलते उसमें कुछ ज्यादा ही गुरूर आ गया था। और जब मैरी ने उसके बदलते बर्ताव के बारे में कुछ कहा तो वो गुस्सा हो गया। उसका मानना था कि जो सबसे ज्यादा पैसे लेकर आ रहा है उसकी इज्जत तो करनी पड़ेगी। तभी मैरी ने उसे यह भी बताया कि उसके पति पर चल रही इन्वेस्टिगेशन के बारे में उसे खबर मिली है, इसलिए उसने इवान को इस सब से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन इवान ने उसकी सलाह नहीं मानी और अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान बनाया। कुछ टाइम बाद इवान की नजर एक पार्टी के बाहर खड़े हुए अंडर कवर पुलिस वालों पर पड़ी, और उसने उनके पास जाकर कहा कि मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। तब पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहाँ पर इवान की मुलाकात इंस्पेक्टर रॉय से हुई, जो कि उस समय इंक्वायरी का इंचार्ज था। तब इवान ने कहा कि मैं पुलिस की मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, और मेरा बॉस है फ्रांसिस्को, और मैं सारे पैसे उसी को देता हूँ। मैं उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उसके बदले में उसने अपनी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के बारे में पूरी बात की, और उसने इसीलिए अपने प्रॉफिट के 30% फ्रांसिस्को देने के लिए वादा किया था, क्योंकि वो उसे बाद में फंसवा सके, और उसे सबूत की जरूरत थी ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसने फ्रांसिस्को के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। और इसलिए वो लिटिशिया को पेरिस ले गया, जहाँ पर उसने एक हफ्ते के लिए लिटिशिया की हर एक डिमांड पूरी की। और वो लिटिशिया के साथ प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और वो कह सके कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हुआ था। कुछ टाइम बाद जब लिटिशिया ने अपने पिता के बारे में टीवी पर जेल जाने के बारे में सुना, तब वो तुरंत ही मैड्रिड वापस जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसको इस बात का जरा भी पता नहीं था कि उसके पिता की गिरफ्तारी के पीछे इवान का हाथ है। लेकिन जब इवान शहर वापस आया तो लिटिशिया ने उसे अजनबी लड़कियों के साथ सोते हुए पकड़ लिया, और तब वो समझ गई कि इवान ने उसे धोखा दिया है। फ्रांसिस्को के जेल जाने के बाद इवान ने सबको कहा कि जब तक वो छूट कर वापस नहीं आता तब तक उसके क्लाइंट में संभाल लेता हूँ। लेकिन मैरी और उसके पति को ये सही नहीं लगा, क्योंकि पुलिस के पास फ्रांसिस्को के क्लाइंट की पूरी जानकारी होगी। तब इवान ने उसकी ये बात मान ली और अभी के लिए अपना बिजनेस बंद कर दिया, और उसने अपने सारे बचे हुए पैसे मैड्रिड में पार्टी करते हुए उड़ा दिए। और जब पैसे खत्म हो गए तो इवान अपने घर वापस आ गया, जहाँ पर उसे पहुंचकर पता चला कि उसके पिता गुजर गए थे और उसकी माँ को मदद की सख्त जरूरत थी। और अपने घर लौटने के बाद भी वो नई बिजनेस आइडिया के बारे में सोचता रहा।
और आखिरकार उसे चाइनीज माफिया के बारे में पता चला। इवान ने वहाँ से मिंग के बारे में जानकारी ली। मिंग यहाँ से लोगों का काला पैसा ले जाकर चाइना तक पहुंचाता था, लेकिन वो वही पुराने घिसी पिटे तरीकों का इस्तेमाल करते और अक्सर पकड़े जाते थे। इसके बाद इवान मैरी से मिलने के लिए पहुंचा और उससे याओ मिंग के साथ डील करने के बारे में बात करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि अब स्विट्जरलैंड में पैसे ले जाना या वहाँ से निकालना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया था, और ऊपर से उनके क्लाइंट कैश में पैसा मांगते थे। तब इवान के पास इसके लिए एक सोल्यूशन था। तब उसने कहा कि स्विट्जरलैंड में फंसे हुए पैसों को याओ मिंग की चाइनीज अकाउंट में भेज देते हैं और बदले में याओ हमें स्पेन में कैश दे देगा। तब दोनों ही पार्टी को यह आइडिया बहुत पसंद आया और वो उसके लिए तुरंत तैयार हो गए। इधर मैरी और इवान अपने नए डील की खुशियां मना ही रहे थे, तभी अचानक फ्रांसिस्को उनकी टेबल पर पहुंच गया। लिटिशिया को धोखा देने के बाद फ्रांसिस्को को पता चल गया था कि इवान ने उसके खिलाफ पुलिस को खबर दी थी, पर उसने जज को पैसे खिला के अपना केस डिसमिस करा लिया और अब वो किसी भी हाल में इवान से बदला लेना चाहता था। और साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि उनके लिए काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने स्विफ्ट बैंक अकाउंट की डिटेल लीक कर दी है। उसके बाद स्टूल और फ्रांसिस बचे हुए पैसे लेकर भाग गए थे। तब इवान और मैरी तुरंत समझ गए कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि उनके ज्यादातर क्लाइंट्स उस लिस्ट में थे। पुलिस भी उनका पीछे कर रही थी, तो उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक से उनके कुछ चाइनीज क्लाइंट के आदमियों ने आकर उन्हें पकड़ लिया। जिसके बाद उन दोनों को याओ मिंग के पास ले जाया गया, जो कि खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में था, क्योंकि पुलिस उसका भी पीछा कर रही थी। याओ मिंग को लग रहा था कि इवान ने उसके बारे में पुलिस को बताया है, और इसी चक्कर में वो इवान और मैरी दोनों को मारना चाहता था। और जैसे ही याओ इवान पर गोली चलाने वाला था, तभी इवान ने जल्दी से प्लान बनाया, जिसके मुताबिक उसने याओ मिंग से वादा किया कि वो खुद उसके पैसों को उसकी मंजिल तक पहुंचा के आएगा, कि वो कैश से भरे कंटेनर में खुद छिपकर याओ के सारे पैसे ट्रांसफर कर देगा। ये प्लान रिस्की जरूर था, लेकिन एक इकलौता ऐसा प्लान था जिसमें इवान जिंदा बच सकता था। और साथ ही अगर इवान हांगकांग पहुंच गया तो याओ को ये डर नहीं होगा कि वो पुलिस से बात कर सकता है। और प्लान के मुताबिक इवान बिल्कुल सही सलामत हांगकांग पहुंच गया, और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन अचानक से पुलिस वालों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसे वापस स्पेन भेज दिया गया। और वो जानता था कि उसके लिए अब बस एक ही उम्मीद है, उसे एक अच्छा लॉयर मिल जाए जो उसकी सजा कम करवा दे, क्योंकि उसे सजा होने तो पक्की है, लेकिन उसके वकील ने उसे बताया कि कम से कम 15 साल की जेल तो पक्की है। और इवान ने पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो पुलिस वाला बिकाऊ नहीं था। और उसके बाद इवान को पता चला कि असल में मैरी ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को उसके बारे में बताया, और जिस वजह से उसे हांगकांग में पकड़ लिया गया। इवान समझ सकता था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया, अगर शायद मैं भी उसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। और बाद में याओ मिंग भी पुलिस के हाथ लग गया, और आखिर में इवान जेल जाने वाला होता है, जहाँ पर उसे आखिरकार अपने पिता की बात सही लगती है। और एक इंटरव्यू में वो ये बात कबूल करता है कि पैसे लोगों के सिर चढ़ जाते हैं, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।